हमारी संभव यूपीएससी सीरीज में। आईएएस एंड आप आईपीएस सभी यहाँ लोग मुझे पूरी उम्मीद तैयारी है कि मॉडर्न करवाई हिस्ट्री के जाती अपनी है। ध्यान से क्लासेस के देखें साथ यूपीएस। लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए ठीक है। हैं और आपको आधुनिक भारत के आपकी बारे इस में बताया तीसरी जा रहा क्लास है। का लेक्चर 3 है। बेशक इंतजार रहा इसे होगा। ध्यान से देखें, फिर आज के लेक्चर इस 4 भी क्लास दिया में, इस जाएगा, सेशन इसलिए में ध्यान से हम देखिए। वही डिफेंस वाला चर्चा सोर्स है। करेंगे जो हम यूपीएससी की इसके तैयारी पहले करवाई के जाती है सेशन में कर रहे थे। यूपीएससी डिफेंस आपको वाला बिल्कुल सोर्स से में। याद होगा कि आपकी आखिरी क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन और उनके आपसी संघर्ष के जरिए भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की दशा को लेकर, जहां पर हमने पुर्तगालियों के बारे में बात कर ली थी, हमने डच लोगों के बारे में बात कर ली थी, और आज की जो हमारी बातचीत है वो अंग्रेजों के साथ शुरू होनी है। हम बात करेंगे अंग्रेजों की, हम बात करेंगे डेनिश लोगों की, हम बात करेंगे फ्रांसीसियों की। जब चर्चा फ्रांसीसियों के बारे में होगी तो चर्चा कर्नाटिक युद्ध पर भी होगी। इन सभी चर्चाओं के बाद हम आगे की बातचीत को भी जारी रखेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा है, जो हमारी बातचीत है, वो यूरोपीय शक्तियों के भारत में अपनी स्थिति के सुदृढ़ीकरण के बारे में है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सर्वोच्चता के लिए ब्रिटिश शक्ति का बाकी शक्तियों के साथ संघर्ष, ये हमारी आज की कक्षा की मूल विषय वस्तु रहेगी। तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और इसी के साथ हम उनके भारत में संघर्ष की स्थिति के बारे में भी बातचीत कर ही रहे हैं। तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में जब हमारी चर्चा होती रही है तो यहां पर हमारी बातचीत कहां तक हो गई है? हमने पुर्तगाली शक्तियों के बारे में बातचीत कर ली है, हमने बात कर ली है डच कंपनी के बारे में। आज हमारी जो बातचीत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में होनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब हमारी बातचीत होगी उसके बाद हम डेनिश कंपनी और फिर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर जब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं तो हमारी चर्चा शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक टाइमलाइन की, क्योंकि टाइमलाइन के जरिए किसी भी बात को समझना और उसका एकाकी स्वरूप देखना बड़ा ही आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप एक बार में पूरा परिदृश्य समझ पाते हैं और सारी घटनाओं को एक ही बार में देख पाते हैं। तो जब आप यहां पर चर्चा करते हैं किसके बारे में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत 1599 में होती है। 1599 में अर्ल ऑफ कम्बरलैंड कुछ 210 व्यापारियों को और निवेशकों को इकट्ठा करते हैं। यह कहानी कहां से शुरू हो रही है? अर्ल ऑफ कम्बरलैंड के साथ। अर्ल ऑफ कम्बरलैंड। अब आप कहेंगे कि सर ये कम्बरलैंड कहां है? तो मैं कहूंगा कि कम्बरलैंड एक क्षेत्र है जो कि आपको उत्तरी ब्रिटेन में मिलेगा। तो उत्तरी ब्रिटेन में जो कम्बरलैंड है नाम की जगह, वहां पर एक राजनीतिक पद होता है अर्ल का, बैरन का। ये वहां की सामंती व्यवस्था का हिस्सा है जिसके बारे में हमारी शुरुआत में बातचीत हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि राजा के नीचे अर्ल या ड्यूक आते हैं। अर्ल का जो पद है ये ब्रिटेन में काफी ज्यादा प्रचलित था, जबकि ड्यूक शब्द का इस्तेमाल राजा के तुरंत नीचे जो सामंती व्यवस्था थी उसमें यूरोपीय जो उपमहाद्वीप है वहां पर किया जाता था। तो वहां पे कम्बरलैंड के जो अर्ल थे वो 215 व्यापारियों को और निवेशकों को इकट्ठा करते हैं। वो 215 व्यापारी और निवेशकों को इकट्ठा करते हैं। 215 व्यापारी व निवेशक ये इकट्ठा होते हैं। और जब ये इकट्ठा होते हैं तो तैयार की जाती है दुनिया की एक बहुत ही खतरनाक कंपनी। वो कंपनी जो पूर्वी देशों में आकर कई सारे देश, इसके बारे में शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा हो। 200 क्या होता है 1686 में? 1686 में क्या होता है? 1686 में यहां पर कुछ खुराफातें करने की कोशिश की जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा। वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1686 में हुगली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों ने हुगली के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया। हुगली पर कब्जे का प्रयास किया। हुगली पर कब्जे का प्रयास किया। और जब उन्होंने हुगली पर कब्जे का प्रयास किया तो बताओ राजा कौन है? औरंगजेब है। कब्जा कर लोगे? औरंगजेब से कब्जा कर लोगे? औरंगजेब ने मार के भगाया इनको। औरंगजेब ने हमला किया, व्यापारिक अधिकार छीन लिए। इनके सारे व्यापारिक अधिकार यहां के छीन लिए। इनके यहां के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए। तो इनके सारे व्यापारिक अधिकार भी छीन लिए गए। उसके बाद तो ये बेचारे बड़े हैरान परेशान हो गए। उसके एक साल बाद देखो, यानी कि 1887 में ये जो है ये
पूर्वी भारत में अपना जो हेडक्वार्टर है ना, अपना जो मुख्यालय है उसे शिफ्ट कर देते हैं और इनका जो मुख्यालय है वो सूरत से बॉम्बे आ जाता है। यहीं पर मेंशन कर लो 1887 है, तो वैसे मेंशन है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1887 में क्या होता है, कंपनी ने पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट कहिएगा, पूर्वी तट नहीं, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से बॉम्बे, मुख्यालय जो है वो सूरत से बॉम्बे कर दिया गया। तो सूरत से बॉम्बे उन्होंने अपना मुख्यालय जो है वो बदल दिया। पहले ये लोग पूर्वी भारत में पश्चिमी तट पर जो अपना पूरा व्यापार है वो सूरत से करते थे, अब उन्होंने फैसला किया कि वो ये व्यापार बॉम्बे से करेंगे। हमने देखा कि 1686 में सारे व्यापारिक हित इनके समाप्त कर दिए गए। बॉम्बे में जब इन्होंने, हुगली में जब इन्होंने प्रयास किया कि वो हुगली के ऊपर कब्जा करें, तो बंगाल में इनके सारे व्यापारिक अधिकार जो हैं वो समाप्त कर दिए गए। यहां पर 1690 में आता है जॉब चार्नूक ने औरंगजेब से माफी मांगी, और उनके व्यापारिक हितों को फिर से वापस कर दिया गया। व्यापारिक हित वापस किए गए, पुनः व्यापार आरंभ। इनके हुगली पर कब्जे के प्रयास के बाद इनके सारे व्यापारिक अधिकार इनसे छीन लिए गए थे और फिर ये बड़े परेशान हो गए। इनको लगा बड़ा नुकसान हो रहा है, बंगाल में तो औरंगजेब व्यापार ही नहीं करने दे रहा है। फिर जॉब चार्नूक जाके बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बादशाह व्यापार करने दो, प्लीज बादशाह व्यापार करने दो। औरंगजेब ने क्या बोला कि तुम लोग माफी मांगोगे हमसे। जॉब चार्नूक ने कहा कि जी महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। बोले कि चलो माफी मांगो। कहा जाता है कि जॉब चार्नूक ने पूरे मुगल दरबार में आकर घुटनों के बल बैठकर कंपनी की ओर से औरंगजेब से माफी मांगी थी। और जब चार्नूक ने घुटने के बल बैठकर औरंगजेब से माफी मांगी, उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि अब तुम लोग फिर से बंगाल में व्यापार कर सकते हो। देखो, नुकसान तो औरंगजेब को भी होने लगा था ना। जब अंग्रेज व्यापार करते थे तो कर देते थे, अब वो कर मिलना भी तो बंद हो गया। तो देखो, अंग्रेज के साथ साथ औरंगजेब भी चाहता था कि व्यापार शुरू हो जाए।